हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि कोर्ट जो है वो कैसे कैलकुलेट करता है मेंटेनेंस का अमाउंट और कैसे जो है मेंटेनेंस जो है आपके केस में अवार्ड होती है, कितना अमाउंट जो है वो अवार्ड हो सकता है। आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, ये चीज़ आपके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है ये मैं पहले सबसे पहले डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, एक अमाउंट आपको जो है पता होना चाहिए कि क्या मेंटेनेंस आपको देना भी है या नहीं देना है। सपोज़ आप की वाइफ के साथ सेटलमेंट चल रही है और वाइफ ने कुछ फिगर मांगी, चलो 10 लाख मांग लिए, 20 लाख मांग लिए, 30 लाख मांग लिए, तो क्या ये जो अमाउंट है आप उसे नहीं देके क्या गलती तो नहीं कर रहे हैं या दे के कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए मेंटेनेंस का अमाउंट जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोर्ट क्या अवॉर्ड करेगा मेंटेनेंस आपके ऊपर और वो किस हद तक जा सकती है। ये चीज़ जो है जाननी बहुत ज़रूरी है। अब ये चीज़ एक्सपीरियंस से आती है, तो मेरे ही खुद के एक्सपीरियंस से मैंने अलग अलग सिनेरियोज़ में जो अब मेरे इतने साल की प्रैक्टिस है उसमें काम किया है और उसके साथ साथ मैंने जो है कई जजमेंट्स भी इकट्ठा किए हैं जिसमें ये जो प्रिंसिपल्स या फिर जो भी मैं चीज़ें बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल कारगर है। वो बिल्कुल जो है ऐसे ही होगा आपके केस में भी। बहुत सटीक मैंने एक मॉडल तैयार किया है जो कि आज मैं इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं ये चीज़ डिस्कस करूं जो कि मेरे बहुत साल के एक्सपीरियंस के बाद आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं, ये जो वीडियो है आप लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको जो है ये कैलकुलेशंस या ये वीडियो में जो मैं बात बता रहा हूँ ये जानकारी आपको चाहिए। बस इतना कमेंट कर दीजिए कि आपको चाहिए, तो मैं शुरू करता हूँ। अब मैं आपके सामने जो है ये वीडियो शुरू कर रहा हूँ। इसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे जो है आप मेंटेनेंस का जो अमाउंट है प्रिडिक्ट कर सकते हैं अपने इनकम के हिसाब से या वाइफ साइड की सिचुएशन के हिसाब से। तो यहाँ पे जो मैं चीज़ें बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल कारगर होंगी। यही होगा आपके केस में भी। तो जब ये अमाउंट जो भी आता है, अगर वाइफ साइड अभी आपसे ये अमाउंट मांग रही है वो इवेंचुअली आपको देना ही होगा आगे फ्यूचर में, तो क्यों ना इस केस को सेटल ही किया जाए, पूरा का पूरा केस ही सेटल किया जाए और साथ साथ आपको डिवोर्स भी मिल जाएगा और सारे केसेस ख़त्म हो जाएंगे, आपके हेडेक भी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि अगर आपको ये चीज़ पता है कि ये अमाउंट तो मुझे वैसे भी देना ही है उसे, तो क्यों ना समझदारी इसी में है कि लिटिगेशन चलाने से अच्छा आप इस को पूरी तरह से केस को ख़त्म करें। तो यहाँ पे मीडिएशन में ये इन्फॉर्मेशन बहुत कारगर होगी। जब भी आपका केस मीडिएशन में रेफ़र होगा और वाइफ साइड कुछ अमाउंट आपसे अगर मांग रही है तो नेगोशिएशन और मीडिएशन में ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। तो मैं अपने कई क्लाइंट्स को जो है ये बता ही देता हूँ कि देखिए, ये अमाउंट तो आपके ऊपर फिक्स बंधेगा ही बंधेगा। अगर ये अमाउंट आपके ऊपर फिक्स बंधता है तो इससे अच्छा आप जो है एरियर्स के साथ ये अमाउंट इतना हो जाएगा, इससे अच्छा आप ये अमाउंट वाइफ को अभी देके पूरे के पूरे केसेस ही क्यों ना सेटल करें। है ना ये कमाल की चीज़। तो यहाँ पे अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि कैसे जो है ये मेंटेनेंस का जो अमाउंट है कोर्ट फिक्स करता है और कितना अमाउंट किस इनकम पे फिक्स होगा। देखिए, थंब रूल ये है कि जब जो भी आपकी सैलरी है उसमें से डिडक्शंस होंगी। डिडक्शन जो आपकी स्टैट्यूटरी डिडक्शन है, जैसे पीएफ आपका कटता होगा, टैक्स आप देते होंगे या फिर कोई भी अमाउंट आप ऑलरेडी आपका फिक्स कटता ही होगा। स्टैट्यूटरी जो डिडक्शंस होती है, पेंशन होती है या एनपीएस फंड्स होते हैं जो आप खुद नहीं कटवा रहे, बट जो आपको आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। हाँ, वॉलेंट्री पीएफ आप कुछ ज़्यादा रेट पे कटवाते हैं वो चीज़ इंक्लूड नहीं होगी, या लोन ईएमआई जो आप दे रहे हैं वो चीज़ इंक्लूड नहीं होती है। सिर्फ जो वॉलेंट्री डिडक्शन होती है, स्टैट्यूटरी डिडक्शंस होती हैं, वो चीज़ें जो हैं सैलरी का पार्ट होती हैं, वो जो है एक्सक्लूड कर देता है कोर्ट। साथ साथ आपके डिपेंडेंट्स देखेंगे। अगर आपके पेरेंट्स या फादर मदर आप पे डिपेंडेंट है तो उनकी मेंटेनेंस जो आपको उनको देनी है वो भी थोड़ा बहुत उसका बेनिफिट आपको मिलता ही है। तो ये अमाउंट कुल मिला के जो भी आपकी इन हैंड सैलरी है उसका 1/3 अमाउंट होगा। सपोज़ आप 50,000 या 60,000 रुपये कमा रहे हैं तो 15 से 20,000 रुपये 1/3 अमाउंट बनता है। तो 15 से 20,000 रुपये के आसपास आपकी मेंटेनेंस बन जाएगी। ये चीज़ का ध्यान रखिए। अब ये हम सिनेरियो तब ले रहे जब वाइफ जो है बिल्कुल वर्किंग नहीं है। अब इस केस में वाइफ वर्किंग भी हो सकती है,
अगर वाइफ वर्किंग है, सेम लेवल पे वर्किंग है, जैसे आप 50,000 कमा रहे हो, वाइफ भी 50,000 कमा रही है, तो वाइफ साइड को कोई मेंटेनेंस नहीं मिलेगी। और अगर वाइफ जो है थोड़ा बहुत कमा रही है, सपोज आप 1,00,000 रुपए कमा रहे हो और वाइफ साइड जो है 45,000 या 50,000 के लेवल पे है, तो कुछ उसे मेंटेनेंस मिलेगी। वो अमाउंट कितना होगा? वो अमाउंट होगा कम से कम 10 से 20% जो भी आपकी इन हैंड इनकम है उसके हिसाब से कोर्ट जो है अवॉर्ड करेगा। सपोज अगर मैंने एक एग्जांपल दिया है, इसमें एक केस लॉ भी है, जो लाइव केस लॉ है वो भी आप जो है कहाँ मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो लाइव केस लॉ के हिसाब से आपको जो है, सपोज वाइफ 45,000 कमा रही है और आप 1,20,000 रुपये कमा रहे हो या 1,10,000 रुपये कमा रहे हो, तो 10,000 रुपये मेंटेनेंस वाइफ साइड को भी बंधेगी इसमें, क्योंकि वाइफ की इनकम आपसे आधी है। तो यहाँ पे कुछ 10 या 20,000 रुपये की मेंटेनेंस आपके ऊपर बन सकती है। अब एक और सिनेरियो कि बच्चा है, आपका वाइफ है और बच्चा है, वाइफ वर्किंग नहीं है, बच्चा है, तो ऐसे केसेस में आपको जो मेंटेनेंस देनी पड़ेगी वो 50% तक हो सकती है, जो आपकी इन हैंड सैलरी है। सपोज आप 50,000 कमा रहे हैं तो 25,000 तक मेंटेनेंस आपको बीवी और बच्चे के लिए देनी पड़ेगी। अब कई केसेस में वाइफ वर्किंग है, सेम लेवल पे वर्किंग है, आपके लेवल पे वर्किंग है, बट बच्चा है, बच्चे को मेंटेनेंस जो है 33% के हिसाब से 1/3 अमाउंट आपको देनी पड़ेगी। तो आप अपना केस देखिए कि आपका किस कैटेगरी में केस लाई होता है। पॉज करके देखिए, ये वीडियो बार बार देखिए और आपको पता चल जाएगा आपका केस इस कैटेगरी में लाई करता है, तो इतनी मेंटेनेंस ऑलमोस्ट आपके ऊपर बन सकती है। अब कई केसेस में ये भी होता है कि वाइफ जो है अपनी इनकम छुपाती है। अगर आप सक्सेसफुली उसकी इनकम ऑन रिकॉर्ड ले आते हैं सेक्शन 91 की एप्लीकेशन फाइल करके, या फिर जो भी डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज ऑन रिकॉर्ड आ जाते हैं और कोर्ट को ये पता चल जाता है वाइफ वर्किंग है, तो कोर्ट जो है कोई मेंटेनेंस वाइफ को नहीं देगा। हाँ, चाइल्ड को मेंटेनेंस ज़रूर देगा। एक मेरी ज़ीरो मेंटेनेंस की स्ट्रैटेजी वाली जो आर्टिकल है वो आप पढ़ सकते हैं। ये जो मैं आर्टिकल मैंने ये लिखा हुआ है, आर्टिकल की कैलकुलेशंस क्या रहेंगी, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वो आप चेक कर लीजिए। उसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, तो अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप आर्टिकल सिलेक्ट करके और जजमेंट और लाइव केस स्टडी आप पा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो एक और सिनेरियो होता है जिसमें आप ये दिखा देते हैं कि आप अनएम्प्लॉयड हैं या आपका बिजनेस लॉस में चल रहा है। ऐसे केस में आपकी जो है इनकम वो एसेस करेगा गेस वर्क से कि आपका लाइफस्टाइल क्या है। अगर आप थार गाड़ी चला रहे हैं, आईफोन रख रहे हैं, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास हैं जो कि स्टेटस आपका दिखाती हैं, वो कोर्ट उस हिसाब से आपकी गैस वर्क करके इनकम असेस करके मेंटेनेंस बांध देगा। तो वो चीज़ आप मत करिए, वो चीज़ नहीं चलती है। या फिर आप ये दिखाते हैं आप अनएम्प्लॉयड हैं, कोर्ट तब भी नहीं मानेगा। इस पे भी मेरे पास लाइव केस है, जो एक हमने केस कोर्ट में लड़ा था, उसका भी एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है। तो अगर आप अनएम्प्लॉयड है, वो भी जो है प्ली चलती नहीं है कोर्ट के अंदर। तो मोटा मोटा मैं कंक्लूड कर देता हूँ, फॉर्मूला ये है कि अगर वाइफ वर्किंग नहीं है, बच्चा नहीं है, तो 1/3 मेंटेनेंस आपकी बंधेगी। वाइफ वर्किंग नहीं है, बच्चा है, 50% तक मेंटेनेंस आपकी बन जाएगी। और अगर वाइफ जो है वर्किंग है, सेम लेवल पे वर्किंग है जो आप वर्किंग है, तब बिल्कुल ज़ीरो मेंटेनेंस होगी। अगर वाइफ जो है वो अपनी इनकम छुपाती है और बच्चा है, तो सिर्फ बच्चे की आपको मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। वाइफ को कोई मेंटेनेंस नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने अपनी इनकम छुपाई है, ऑन रिकॉर्ड लाई नहीं वो अपनी इनकम। अगर वाइफ आपसे बहुत कम कमाती है, तब कोर्ट कुछ अमाउंट जो है 10% जो कि आपकी इनकम का होगा, वो कोर्ट जो है वाइफ साइड को पे कर देगा। अगर आप अपने आप को अनएम्प्लॉयड या आप अपने बिजनेस को लॉस में दिखाते हैं, तब भी जो है आपको मेंटेनेंस बिल्कुल देनी पड़ेगी। तो सिंप्लिसिटर ये पूरी मैंने आपको पूरी स्ट्रैटेजी बता दी कि मेंटेनेंस कैसे कैलकुलेट होती है। अपनी मेंटेनेंस कैलकुलेट कीजिए और मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, वो जो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अगले लाइव सेशन में मैं शायद आपसे ये पूछूं कि आपने अपनी जो मेंटेनेंस है क्या एसेस की और कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया, या आपकी मेंटेनेंस में अगर बात चल रही है सपोज़ इस बारे में कि सेटलमेंट कर लिया जाए, तो आप अपने आप जो है अब कैलकुलेट कर पाएंगे कि आपको केस सेटल करना चाहिए या केस लड़ना चाहिए, कौन सा आपके लिए इकोनॉमिकल वाइबल है। क्योंकि अब आपको ये पता चल जाएगा कि मेंटेनेंस आपको कितनी देनी पड़ेगी, एरियर्स कितने बंधेंगे, क्योंकि जितने साल केस चल रहा है कि डेट ऑफ पिटीशन से आपको मेंटेनेंस देनी पड़ेगी, तो एरियर्स कितने चल रहे होंगे। तो कहीं गलती तो नहीं कर रहे कि आप केस नहीं सेटल करके
कहीं गलती तो नहीं कर रहे, ये भी ज़रूर कमेंट में आप ज़रूर लिखिए। और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर जो है ज्वाइन कीजिए, तो आप मेरे से ये इंटरेक्शन कर पाएंगे रिलेटेड टू योर आपकी जो भी मेंटेनेंस, जो भी प्रपोज मेंटेनेंस बन सकती है, जो मैंने आपको बिल्कुल बताया। देखिए, केसेस जो है इमोशनल होके नहीं लड़े जाते। कई लोग सोचते हैं कि यार अब वाइफ की सारी गलती है, कोर्ट क्यों उसे मेंटेनेंस देगा, हम क्यों दें उसे पैसा। देखिए, जो लॉ है वो मैंने आपको बिल्कुल क्लियर बता दिया है। अगर आप कहीं पे भी आप कंसल्ट भी करते हैं तो कई लॉयर्स ऐसे गाइड कर देते हैं कि जी कुछ नहीं होगा, वाइफ की गलती है, हम कुछ नहीं लगने देंगे, ऐसे क्या हो गया। ऐसे बातें नहीं की जाती है। लॉजिकली केस स्टडीज़ और इसके बेसिस पे जो कोर्ट में एक्चुअली हो रहा है उस बेसिस पे बात की जाती है, और मैं उसी बेसिस पे बात कर रहा हूँ विद लाइव केस एग्जांपल। सारे मेरे केसेस हैं, आप पूरे केसेस डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे, आर्टिकल पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, तो आप ये सारी जजमेंट्स मेरी तरफ से आपको मिल जाएंगी। बहरहाल, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।